हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है इज्जत। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बर्तन गिरने की आवाज़ सुन रचना दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। पहुंचते देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दी थी। उनकी नज़र जैसे ही रचना पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से कहा, ना जाने कौन सी घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे। लगता है सब्ज़ी में नमक नहीं, नमक की पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज़ में इतनी गरज कि नई नवेली बहू रचना की रुलाई फूट पड़ी। रुंधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई बाबूजी, गलती से 2 बार नमक डल गया होगा, आगे से नहीं होगा। थाली उठाकर और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से का इम्तिहान मत ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू रचना ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जी यानी रतनलाल बड़े ही रोबीले व्यक्तित्व के पुरुष हैं। उनकी कड़कती आवाज़ से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खलिहान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे नवीन और नरेश हैं। पत्नी सालों पहले ही गुजर गई हैं। बड़े बेटे नवीन की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। रचना रतनलाल की नई नवेली बहू एक गरीब परिवार से है, इसीलिए ससुर जी हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बेटा तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन, रात कहे तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सहन करके भी रचना अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। अपने पति उसी रात, यूं तो ससुर जी का कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान कुछ ज़्यादा ही हो गया। अजीब बर्ताव किया ससुर जी ने, रचना अपने पति को बता रही थी। देख, तू ज़्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे तेरी। तुम्हें पता नहीं है बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारे लिए बाबूजी माँ से कम नहीं है। अगर बाबूजी से मैंने एक भी बात तुम्हारी से शिकायत सुनी तो उठाकर तेरे बाप के पास पटक आऊँगा। त्योरियाँ चढ़ाते हुए नवीन ने रचना को फटकार लगा दी। बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता था। वो भी लल्ला जी कहकर उसकी सारी फरमाइश पूरी करती। नवीन को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन ससुर जी, देवर और रचना ही अकेले रहते। नरेश के होते ससुर जी को कोई डर भी नहीं था। वह 6 फुटा नौजवान था नरेश। भाई की अनुपस्थिति में घर, खेत, जमीन सबका ख्याल रखता था। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी के पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता। रचना अपने कमरे में खड़ी बाप बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हुई जाती। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती भाभी को देख नरेश की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो रचना को किसी न किसी काम के बहाने से बुलाता और कोई काम उसको पकड़ा देता। रचना भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती थी। पूरी तन्मयता से वो काम करती थी। उधर नरेश बदनीयत से उसे घूरता रहता। ससुर जी को नरेश का यूँ रचना से बोलना बतलाना बुरा नहीं लगता था। ना ही उन्होंने कभी रचना को बिना घूंघट करे नरेश से बात करने को मना किया था। नरेश के हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। रचना के मन में कोई खोट नहीं था। वो तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति की गरम मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा नहीं था रचना को। समय बीत रहा था। नरेश की गिद्ध दृष्टि भी रचना पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे की शादी में गए थे। नरेश उस दिन देर रात को घर पहुंचा। देखा तो रचना को अपना ही इंतजार करते पाया। भाभी, 1 कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है। अभी लाई। रचना जैसे ही रसोई में बर्तन चढ़ाती है कि रचना को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो नरेश उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। रचना एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में चीख पड़ी थी रचना। अच्छा,
और तुम्हें लगता है बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे, 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगे तुम्हें, झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना तुम अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती के बारे में। वो ढीठता से मुस्कुराया। तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, नरेश भी बुला सकती हो तुम मुझे। नरेश कुटिलता से मुस्कुराया। रचना पर घड़ों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ मैं। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। रचना गिड़गिड़ाई। रचना विलाप कर रही थी। खट से दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। कमरे में रोती बिलखती बहू नरेश, ससुर जी गरजे। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है, ये रचना ही मुझे बहला फुसला कर। नरेश ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था बाबूजी अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकते। उधर ससुर जी ने अपनी छड़ी से नरेश को पीटना शुरू कर दिया। मेरी बहू सीता है सीता, तू मेरी बहू पर लांछन लगाने चला है। कमबख्त, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तूने जैसा कृत्य किया है, तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में भिजवा कर ही मानूंगा। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। घर में मुझे अकेला देख यह खुद ही मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगी। इसमें मेरा क्या कसूर, बताओ। रतनलाल जी ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी। डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। पूरा साहस जुटाकर ससुर जी फिर से बोले, तू मेरी बिटिया है, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रहा हूँ, जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। ये बाल तजुर्बे से सफ़ेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फ़र्क समझता हूँ मैं। थोड़ी देर में पुलिस आई और नरेश को लेकर चली गई। पुलिस के जाने के बाद रचना अपने ससुर जी से बोली, लेकिन ससुर जी, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। आप तो अपने दोस्त की बेटे की शादी से कल वापस आने वाले थे ना जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना, लग रहा था ज़रूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मैं आधे रास्ते से ही वापस घर आ गया। आज अगर मैं घर वापस नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता। तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी की गंदी नीयत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं होती। रतनलाल जी ने अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाया और कहा, आज के बाद से तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यही शहर में छोटा सा कोई अपना बिजनेस कर ले और बहू के साथ सुखी जीवन बिता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।